जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेलो मैथ्स के साथ में। दोस्तों आप देख रहे हैं 9th स्टैंडर्ड ICSE बोर्ड मैथ्स के वीडियोस। जारी रखते हैं मैथ्स का जबरदस्त खिलाड़ी बनने का अपना ये सफर। दोस्तों इस चैनल में मैथ्स सीखने के जो तरीके मैं आपको बताऊंगा, बिलीव करो मैथ्स को खेलना सीख जाओगे और मेरी तरह मैथ्स आपकी भी हॉबी बन जाएगी। कोई हवा नहीं है, बहुत इजी है मैथ्स, बहुत इजी है, बस तरीका सही होना चाहिए मैथ्स को सीखने का। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या जब भी मैथ्स पढ़ने बैठेंगे नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि टीचर पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, टीचर पढ़ाते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता, समझ में आता है, लेकिन बाद में पता चलता है सब भूल गए। कारण ये कि कुछ नोट नहीं किया, कुछ लिखा नहीं। तो जब तक मैथ्स पढ़ते वक्त आपका हाथ नहीं चलता रहेगा, पेन नहीं चलता रहेगा, मैथ्स की पढ़ाई पॉसिबल नहीं है, बाद में आप सब भूल जाएंगे। तो सबसे पहले ये स्टेप याद रखिए कि मैथ्स पढ़ते वक्त कभी भी नोट्स बनाने की आदत डालिए, पॉइंट्स नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसे करनी है उसका भी तरीका बताऊंगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। लेकिन नोट्स बनाने की, नोटबुक लेके पढ़ाई करने की आदत डालिए, तभी आपके मैथ्स की पढ़ाई पॉसिबल है। बहुत मजेदार है मैथ्स, बिलीव करो बहुत मजेदार है। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे, देखिए हम 9th स्टैंडर्ड की पूरी पढ़ाई लेंगे, अलग अलग वीडियोस में पूरी पढ़ाई, ओके। तो अलग अलग वीडियोस में रहेंगे, एक वीडियो में थोड़ी होगा, कम से कम काफ़ी वीडियोस उसमें लगेंगे। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन को आप टच कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। यहाँ हम ICSE बोर्ड का सिलेबस लेकर चल रहे हैं। करिकुलम हम कौन सा ले रहे हैं? ICSE बोर्ड 9th स्टैंडर्ड ICSE। क्यों? देखिए मैक्सिमम सिलेबस है ICSE बोर्ड का। कोई भी बोर्ड में कोई भी पोर्शन हो, ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जो किसी और बोर्ड में हो और ICSE बोर्ड में ना हो। जबकि ऐसे कुछ पोर्शन हैं जो दूसरे बोर्ड्स में नहीं है लेकिन ICSE बोर्ड में हैं। इसलिए जब हम ICSE को कवर कर लेते हैं तो सभी बोर्ड्स उसमें कवर हो जाते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ओके। ICSE बोर्ड 9th स्टैंडर्ड चैप्टर 1 पार्ट 1 वीडियो 1। एक वीडियो में पूरा चैप्टर नहीं होगा, इसलिए पार्ट 1, ओके। तो क्या नाम है चैप्टर का? रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, द कंप्लीट नंबर सिस्टम। सी द कंप्लीट नंबर सिस्टम। बीच बीच में मैं वीडियो में से गायब हो जाऊंगा, चिंता मत करना, बोर्ड दिखना चाहिए, मेरी आवाज आनी चाहिए। द कंप्लीट नंबर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स, ओके। 2 मोटे मोटे टाइप्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं पूरे नंबर सिस्टम को। पूरे नंबर सिस्टम मतलब जितने भी नंबर संसार में हम सोच सकते हैं, वो सभी नंबर, छोटे नंबर, बड़े नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉइंट्स में, डेसिमल्स में, जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हम 2 मोटे मोटे क्लासिफिकेशन में हम उनको स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज इमेजिनरी नंबर एंड नंबर 2 इज रियल नंबर, ओके। इमेजिनरी नंबर को हम यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, क्यों? हमारा चैप्टर क्या है? रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स आते हैं जब हम रियल नंबर को फर्दर क्लासिफाई करते हैं, तो उसमें आते हैं रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। इमेजिनरी नंबर को हम क्यों नहीं स्टडी करेंगे? क्योंकि हमारा चैप्टर जो है, हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस के बाहर है। लेकिन फिर भी ये इमेजिनरी नंबर जो है ये होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन तो मालूम होना चाहिए ना, इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए इसका। तो वो इन शॉर्ट हम इसको बता देंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, बताता हूँ, ओके। इमेजिनरी, जैसा कि इसके नाम से इसका अर्थ समझ में आता है कि ये काल्पनिक है, मतलब ये नंबर है ही नहीं। वो नंबर जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते वो इमेजिनरी नंबर है। अरे भाई जब एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हम उसकी पढ़ाई क्यों करते हैं? यही तो मजा है मैथ्स और साइंस में, यही मजा है कि जिस चीज को हम, जो मतलब चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है लेकिन हम उसको सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, उसकी भी हम स्टडी करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी नंबर होते कौन से हैं? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स क्यों होते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, आप 9th स्टैंडर्ड में आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। जब आप किसी प्लस के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में आता है रिजल्ट, और जब आप माइनस के नंबर का स्क्वायर करते हैं तब भी रिजल्ट प्लस में आता है।
ओके, स्क्वायर तो प्लस में होता है। कैसे? देखिए, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट का मतलब है कि हमें वो नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर ये हो, ये जो अंदर लिखा हुआ है। हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर -2 हो, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर -3 हो, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर -10 हो, -36 हो। पॉसिबल है ऐसा नंबर? 6 का अगर हम स्क्वायर करें +6 का, तो +6 इंटू +6 इक्वल टू +36। ओके, इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। और अगर हम -6 लेते हैं, -6 का स्क्वायर करते हैं, यानी कि -6 इंटू -6, तो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, तो -6 इंटू -6 इक्वल टू +36। तो 6 का स्क्वायर किया तब भी +36, -6 का स्क्वायर किया तब भी +36। तो फिर हम ऐसा नंबर कहां से लाएं जिसका स्क्वायर माइनस में हो? ऐसा नंबर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है, इसलिए नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। दैट्स ऑल, इतना काफी है इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम अपने सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, जैसे कि इसके नाम से इसकी डेफिनेशन समझ में आ रही है कि ये जो है इमेजिनरी, काल्पनिक, ये है रियल, जो है जो एग्जिस्ट नहीं करते वो है इमेजिनरी, और जो एग्जिस्ट करते हैं वो है रियल। इन शॉर्ट हमने इसकी डेफिनेशन लिख दी है, अदर देन इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। जहां भी लिखने की जरूरत पड़ेगी हम कैपिटल आर से इसको डिनोट करेंगे। जो वास्तविक नंबर हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, वो है रियल नंबर्स। फर्दर क्लासिफिकेशन इसका करते हैं। रियल नंबर का को हम आगे 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये होते हैं रेशनल नंबर्स एंड सेकंड वन इज इर्रेशनल नंबर्स। यही हमारे चैप्टर का नाम है, यही हमें पढ़ना है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल क्यू से, इर्रेशनल नंबर को हम डिनोट करेंगे क्यू बार से, कैपिटल क्यू बार। क्यू के ऊपर जो हमने इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, इसको कहते हैं बार। ओके, तो दिस इज क्यू बार। तो इर्रेशनल नंबर को क्यू बार से डिनोट करेंगे। देखिए होते क्या है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। इसमें हमने कौन कौन से एग्जाम्पल्स लिखे इसके? -5, -2, यानी कि जो नेगेटिव नंबर है, पूरे नेगेटिव नंबर्स हैं जो कि कंप्लीट है, वो भी रेशनल नंबर्स हैं। 0 भी रेशनल नंबर है। पॉजिटिव नंबर जो कि पूरे हैं, वो भी रेशनल नंबर हैं। पॉजिटिव नंबर्स में जो फ्रैक्शंस हैं जिनकी वैल्यू पॉइंट में आएगी, वो भी रेशनल नंबर्स हैं। नेगेटिव नंबर में जो फ्रैक्शंस हैं जिनकी वैल्यू पॉइंट में आएगी, वो भी रेशनल नंबर्स हैं। ये देखिए 22/7 का जो एग्जांपल मैंने लिखा है ना, ये मैंने कुछ सोच के लिखा है, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा क्यों लिखा है ये नंबर, ये पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने क्यों क्या सोच के लिखा है, थोड़ी देर के बाद अभी आपको पता चलेगा। तो देखिए इसमें नेगेटिव भी आ गए, पॉजिटिव भी आ गए, पॉइंट्स में भी आ गए, सब आ गए। तो ऐसा लग रहा है कि सब आ गए, इसके बाद बचा क्या? बचा कुछ बचा। तो जब ये रेशनल है तो इर्रेशनल, जैसे कि उसके नाम से साबित होता है, इर्रेशनल। कौन से हैं रेशनल नंबर्स? जिनकी वैल्यू एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं की जा सकती। ये क्या हुआ? देखिए यहां पे क्या था, ये नहीं है, ये कौन से हैं? ये तो वो हैं जिनकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये कौन से? इनकी वैल्यू, इर्रेशनल नंबर्स की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ये रियल नंबर्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं, बट उनकी वैल्यू हम कैलकुलेट पूरी तरह से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए कौन से हैं यहाँ पे हमने जो एग्जांपल्स देखे कौन से हैं? स्क्वायर रूट ऑफ दोज नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीट स्क्वायर। जो नंबर्स कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, उनके स्क्वायर रूट्स हमेशा इर्रेशनल होते हैं। क्या मतलब है इसका? कि जब हम फॉर एग्जांपल जब हम 5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग 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 चलता चला जाएगा। ये कभी एंड नहीं होगा, ये रुकेगा नहीं, कभी एंड नहीं है, ये जो एंडलेस है, यानी कि हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं सकते, चलता रहेगा कि हम कितनी हमारी ताकत है, कितनी हमारी सामर्थ्य है, हम कहाँ तक पॉइंट के कितने प्लेसेस तक हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। करते रहो करते रहो करते रहो, चलता चला जाएगा। इसलिए वो इर्रेशनल है, क्योंकि हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। अच्छा, बहुत सारे नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी पॉइंट के बाद वैल्यू एंड नहीं होती, फिर भी वो रेशनल नंबर्स हैं। क्या हो रहा है भैया? पिताजी का राज मैथ्स में पिताजी का राज नहीं चलता कि भाई जो नंबर पॉइंट के बाद एंड नहीं होते, उनमें से कुछ नंबर्स को तो हमने इर्रेशनल बोल दिया, कुछ नंबर को हमने रेशनल बोल दिया। अभी बताता हूँ इसमें एग्जांपल है, क्या फर्क है दोनों में। देखिए ये 5/9 है, माइनस में हो चाहे प्लस में हो, 5/9 जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी? 5 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे 0.555555 चलता चला जाएगा, कभी ऐड नहीं होगा।
तो ये भी तो ऐड नहीं होने वाला है, वो भी ऐड नहीं होने वाला है। तो फिर ये रेशनल और वो इरेशनल क्यों है? इसलिए है कि ये देखिए एंड तो नहीं हो रहा, लेकिन इसमें एक सिस्टमेटिक रिपीटिशन आ रहा है, लगातार 5 5 5 5 5 5 5 आता जा रहा है। कोई आपसे पूछे कि 100 प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, आप बता सकते हैं। इसमें अगर कोई आपसे पूछे 100 प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, 365 प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। इसमें बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये रिपीटिशन जो है ना, इसमें सिस्टमेटिक है। और जरूरी नहीं है कि सिंगल हो, सिंगल नंबर का नहीं, कभी कभी 2 नंबर का रिपीटिशन होता है, कभी 3 नंबर का रिपीटिशन होता है। जैसे कि किसी नंबर में होगा 3.26262626 चलता चला जाएगा, ठीक है, वो भी रेशनल नंबर है क्योंकि वो सिस्टमेटिक रिपीटिशन है। कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जैसे कि 2.56 रिपीट नहीं हुआ, 56 रिपीट नहीं हुआ, उसके बाद 392 392 392 392 रिपीट होता चला जा रहा है। कोई भी नंबर, एक नंबर या एक नंबर का सेट, कुछ नंबर्स का सेट अगर सिस्टमेटिकली रिपीट हो रहा है पॉइंट्स के बाद, तो वो रेशनल नंबर है। अब ये एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पे 22/7, 22/7। जब हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 6 डिजिट्स के बाद, पॉइंट के बाद देखिए क्या है, 3.1414 के बाद कुछ आएगा, कुछ आएगा, कुछ आएगा। 6 डिजिट्स के बाद फिर से 14 रिपीट होगा, फिर से वो 6 डिजिट्स का सेट रिपीट होगा, फिर 6 डिजिट्स का सेट रिपीट होगा। ये 6 डिजिट्स का सेट रिपीट होते चला जाएगा। सिस्टमेटिक रिपीटिशन उसमें भी है, इसलिए वो रेशनल नंबर है, ओके, इरेशनल नहीं। अब देखिए इरेशनल नंबर में कौन कौन से आ गए। एक तो ये होगा स्क्वायर रूट, जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल हो गया। अब उस इरेशनल, ये इरेशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, उस इरेशनल नंबर को हमने एक रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी जो वैल्यू आएगी वो इरेशनल आएगी, क्योंकि जब हम इसको ही कैलकुलेट नहीं कर सकते पूरी तरह से, तो उसको इंटू 3 को हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, पूरी तरह से नहीं कर सकते ना, तो वो भी इरेशनल हुआ। उसी तरह से चाहे वो माइनस, बाप रे ये क्या हुआ, कभी तो कह रहे हैं कि ये इमेजिनरी नंबर है और कभी कह रहे हैं कि ये इरेशनल नंबर है जो कि रियल नंबर है। पिताजी का राज है, नहीं चलता, पिताजी का राज मैथ्स में नहीं चलता। क्या ये दोनों आपको सेम दिख रहे हैं? जी बिल्कुल जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, एंड देन आफ्टर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेकर जो वैल्यू आई, उस वैल्यू को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तब ये नंबर आया जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो नंबर क्या हुआ? वो रियल है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल है। एग्जैक्ट वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो इरेशनल है, बट वो रियल है, ओके, इमेजिनरी नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब एक हम इरेशनल नंबर में कोई भी रेशनल नंबर हमने आपके मल्टीप्लाई किया था, तब भी इरेशनल आया था। यहाँ इरेशनल नंबर में हमने रेशनल नंबर प्लस या माइनस भी कर देते हैं, तब भी जो वैल्यू आती है वो इरेशनल आती है। इसके आगे हमने एक और एग्जांपल लिखा है, क्या लिखा है दिख रहा है? पाई। अब मैं बताता हूँ वो कारण, जब मैंने कहा था ना कि ये 22/7 का एग्जांपल मैंने जानबूझकर लिखा है। अब बताता हूँ उसका कारण। पाई यहाँ पे लिखा हुआ है, पाई क्या है? इरेशनल। 22/7 क्या है? रेशनल। आपको मालूम है पाई क्या होता है? आप 9th स्टैंडर्ड में पाई से तो आप अच्छी तरह हैं, आपको मालूम है कि पाई क्या है। क्या है पाई? बता देते हैं, शॉर्ट में रिपीट कर देते हैं। किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस एंड डायामीटर का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। कोई भी सर्कल हो, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, उनका जो रेशियो होता है, किस किस का रेशियो? रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायामीटर। ये जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्यों कांस्टेंट होता है? बड़ा सर्कल होगा तो सर्कमफ्रेंस भी बड़ा होगा, डायामीटर भी बड़ा होगा। छोटा सर्कल होगा तो सर्कमफ्रेंस भी छोटा होगा और डायमीटर भी छोटा होगा। रेशियो उनका एक कांस्टेंट ही आएगा। उस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं 16th ग्रीक अल्फाबेट पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। वंस अगेन पिताजी का राज है क्या? 22/7 को लिख दिया रेशनल और पाई को लिख दिया इरेशनल। जब पाई की वैल्यू 22/7 है तो फिर पाई को उधर और 22/7 को इधर क्यों लिखा है? देखिए अब तक आप लोग पढ़ते आए हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि पाई इक्वल टू एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता।
ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। पाई की वैल्यू इर्रेशनल है, पाई की वैल्यू पॉइंट्स के बाद चलती चली जाती है, कभी एंड नहीं होती। और इसका तो इसमें सिस्टमैटिक रिपीटिशन है, पाई में सिस्टमैटिक रिपीटिशन भी नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7 से थोड़ी सी कम होती है। ओके, फिर हम उसको 22/7 क्यों लेते हैं? जब हमें कैलकुलेशन करनी है तो कोई वैल्यू तो लेना है, मतलब वैल्यू लेना मतलब कुछ भी नहीं, जो मतलब काफ़ी करीब हो उसके। तो पाई के जो काफ़ी करीब रेशनल वैल्यू है वो है 22/7। इसलिए हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त, सवालों को हल करते वक्त कभी भी पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। अदरवाइज पाई इक्वल टू 22/7 है नहीं, पाई है इरेशनल। सुपर कंप्यूटर ने बिलियंस ट्रिलियंस प्लेसेस तक, डेसिमल के ट्रिलियंस प्लेसेस तक पाई की वैल्यू कैलकुलेट की है। शायद ढूंढने बैठा हुआ कि कहीं और सिस्टमेटिक रिपीटिशन आ तो नहीं रहा है, कभी बिलियन ट्रिलियंस के बाद रिपीट हो रहा हो, नहीं हुआ, नहीं मिला, इरेशनल है। तो इसलिए पाई इरेशनल है। इनकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट करेंगे तो वो चलती चली जाएगी। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, आपको समझ में आ गया। अब हम रेशनल नंबर्स को और फर्दर क्लासीफाई करेंगे। क्यों? रेशनल नंबर में हमें दो तरह के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, दो पार्ट्स में हमने इसको फर्दर क्लासीफाई कर दिया, इसका क्लासिफिकेशन हमने कर दिया। तो क्या हो गया? इंटीजर्स एंड द अदर वन इज नॉन इंटीग्रल रेशनल्स। इंटीजर्स कौन से हो गए? इंटीजर्स को हम डिनोट कर रहे हैं आई, कैपिटल आई या कैपिटल जेड से। इन सबको कैपिटल लेंगे, स्मॉल किसी में नहीं लेना है। कैपिटल आई या कैपिटल जेड से हम इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। ओके, तो इंटीजर्स कौन से हो गए? इंटीजर्स हो गए कंप्लीट नंबर। इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट नंबर बोल रहा हूँ, इसका नाम आगे चल के आप देखेंगे कि कुछ और भी है। कंप्लीट नंबर जो पूरे पूरे नंबर्स हैं, चाहे वो माइनस के नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, चाहे पॉजिटिव नंबर हो। देखिए, ये रहे नेगेटिव, ये रहे पॉजिटिव, और ये रहा एक बीच में खिलाड़ी जो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, बीच की दीवार। नेगेटिव और पॉजिटिव को डिस्टिंग्विश करने वाला जो बीच में पहलवान खड़ा है, यह है 0। तो इन सबको मिला के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं इंटीजर्स, जो कि पूरे पूरे नंबर्स होते हैं। और इसके बाद जो दूसरे बचे, कौन से बचे? फ्रैक्शंस बच गए थे। तो हो गए नॉन इंटीग्रल रेशनल्स। नॉन इंटीग्रल रेशनल्स कौन से हो गए? फ्रैक्शंस। ब्रैकेट में हमने शॉर्ट में फ्रैक्शंस लिख दिया। फ्रैक्शंस तो ये भी है, ये भी फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में लिख नहीं सकते क्या हम? जैसे ये 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, -4 को हम लिख सकते हैं -4/1, -4, -3, -2। ये यहाँ पे चलता चला जा रहा है इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी नहीं है लेकिन इसमें इन्फिनिटी नहीं आएगा, इन्फिनिटी तक आएगा। इसी तरह से प्लस में -∞ टू +∞, ये जितने भी पूरे पूरे नंबर्स हैं ये सब इंटीजर्स हैं। और ये जो फ्रैक्शंस हैं, इसमें वो वाले फ्रैक्शंस होंगे जिसमें डिनोमिनेटर will not be equal to 1, denominator will not be equal to 0 and numerator also will not be equal to 0। क्योंकि न्यूमरेटर अगर 0 हो गया, यानी कि ऊपर अगर 0 हो गया, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करें 0 ही आता है। तो 0 तो है इंटीजर, इसलिए हम वहां पे कौन से फ्रैक्शंस लेंगे जिसमें न्यूमरेटर 0 ना हो। डिनोमिनेटर 0 क्यों ना हो? डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो जो वैल्यू आएगी 0 से, जब हम किसी को भी डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इंटीजर्स में नहीं आता। ओके, डिनोमिनेटर को अगर हम 1 ले लेंगे तो इंटीजर बन जाएगा, फिर से इंटीजर बन जाएगा। इसलिए फ्रैक्शंस कौन कौन से आएंगे नॉन इंटीग्रल रेशनल्स में? जिसमें डिनोमिनेटर 0 या 1 ना हो और न्यूमरेटर भी 0 ना हो। ओके, समझ में आ गया? नॉन इंटीग्रल रेशनल्स। आगे बढ़ जाते हैं। इंटीजर्स में हमें 3 टाइप्स ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहे हैं। कौन से? एक तो ये माइनस वाले हैं, एक ये प्लस वाले हैं, बीच में एक 0 है। तो फर्दर क्लासिफिकेशन हमने इसका कर डाला, तीनों को अलग अलग पार्ट्स में हमने अलग अलग ग्रुप्स में इसको रख दिया, तीनों के नाम अलग अलग रख दिए। तो क्या हो गए? नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, बीच में है 0, जितने भी माइनस वाले नंबर्स हैं इन्फिनिटी तक एक्सेप्ट इन्फिनिटी। तो ये हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। जितने भी प्लस वाले नंबर्स हैं, पूरे पूरे नंबर्स, उनको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। 1 2 3 4 से लेके कहीं तक भी, 365 2045 कुछ भी। ओके, कहाँ तक? एक्सेप्ट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। और पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स को डिस्टिंग्विश करने वाला बीच में जो 0 है उसको हमने बिल्कुल एक अलग ग्रुप में रखा है, क्योंकि वो ना पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। अब देखिए, इन पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ साथ कभी कभी हमें 0 को भी स्टडी उसके साथ ही करनी पड़ती है। तो इसलिए हमने एक और क्लासिफिकेशन उसका कर दिया कि दोनों को मिला के उसका एक नाम रख दिया। 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स को मिलाकर हमने एक और ग्रुप बना लिया, उसका नाम हमने रख दिया होल नंबर्स। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। ओके, तो ये जो चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है, ये चार्ट आप लोग अपने इस एक काम करेंगे, वीडियो को पॉज देकर इस चार्ट को आप
ड्रॉ कर लेंगे। ओके, क्योंकि मैं तो रुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबा करना नहीं है, वीडियो लंबा होने से बोरियत होगी, बोरियत होगी तो फिर मजा नहीं आएगा। आप बोलते थे मैथ्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहाँ इंटरेस्टिंग, बोर हो रहा है। तो बोरिंग का काम हमें करना नहीं है, वीडियो को बेवजह लंबा करना नहीं है। पॉज दीजिए, इस पूरे चार्ट को बना डालिए, मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। ओके, हमने ये जो कुछ ये डिफाइन किया, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ये कुछ जो कुछ भी हमने डिफाइन किया, इसको हम इसकी डेफिनेशन रेशनल नंबर्स की एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से रेशनल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं? क्यू। तो क्यू को हम देखिए, ये भी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। ओके, किस तरह से? क्यू इक्वल टू, किसको कहते हैं रेशनल नंबर? ये हम यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं इसकी। क्यू इज इक्वल टू, यानी कि रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b। सी, दिस इज a, दिस इज b। Q इक्वल टू a अपॉन b सच दैट, कैसे a अपॉन b? कोई भी a, कोई भी b नहीं, कौन से a अपॉन b? सच दैट, इसको हम इस तरह से जो दो डॉट्स लगाते हैं, कॉलन जैसा जो निशान लगाते हैं, इसका यहाँ पे कुछ मीनिंग होता है मैथ्स में। इसका मीनिंग होता है सच दैट a अपॉन b, के Q इक्वल टू a अपॉन b। हमेशा ये मजला ब्रैकेट, बीच वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। इस तरह के डेफिनेशन लिखते वक्त स्मॉल ब्रैकेट या कैपिटल ब्रैकेट यूज नहीं करते। ये लिखने का एक तरीका है, हर चीज का एक सिस्टम है, उस सिस्टम से चलना है। तो ये मजला ब्रैकेट यूज करेंगे, Q इक्वल टू a अपॉन b सच दैट a एंड b बिलोंग्स टू, दिस इज, ये क्या है? ये फिर आ गया एक ग्रीक अल्फाबेट, इसका नाम है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को यहाँ पे हम, इसका कुछ मीनिंग है, किसी पर्टिकुलर मीनिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो मीनिंग इसका क्या है? बिलोंग्स टू। और यू कैन से आर द मेंबर्स ऑफ, ए एंड बी आर द मेंबर्स ऑफ इंटीजर्स z। किसी भी रेशनल नंबर को a अपॉन b के फॉर्म में लिखा जा सकता है सच दैट, किस तरह से? कौन a अपॉन b कैसे होना चाहिए? a एंड b मस्ट बी इंटीजर्स, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो, चाहे वो जीरो हो, लेकिन जीरो तो है, लेकिन b शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। b की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू जीरो चल जाएगी, b की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो इन्फिनिटी हो जाएगी वैल्यू फ्रैक्शन की। अगर a अपॉन b किया, b की वैल्यू जीरो कर दी तो ये जो आ जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बार बार बताया है, इंटीजर्स में हो चाहे रेशनल नंबर्स में हो, इन्फिनिटी नहीं आता। अगर इन्फिनिटी आता ना तो ये भी रेशनल हो जाते हैं। ये तो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, रेशनल हो जाता है, ये इरेशनल है, तो इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है। इन्फिनिटी आ जाएगा अगर हम b की वैल्यू जीरो ले लेंगे। इसलिए यहाँ पे हमको मेंशन करना पड़ेगा इस तरह की डेफिनेशन लिखते वक्त कि b शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब हम कुछ इसमें इसके आगे लेंगे, देखो ये देखिए, इस तरह से हमने डेफिनेशन लिख दी। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, इसकी क्या क्या कंडीशंस को फुलफिल करने चाहिए? ये a b, ये जितने भी हैं, ये किस कंडीशंस को फुलफिल करने चाहिए? a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर। मैं भी नोट्स लेके बैठा हूँ। देखिए, नोट्स बहुत जरूरी होते हैं, मैथ्स पढ़ते वक्त नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। बिना नोट्स के थोड़ी पढ़ाने बैठा हूँ मैं, ठीक है? बीच में मैं नोट्स देखूंगा। a एंड b लिखेंगे, इसके हम पॉइंट्स लिखेंगे। a एंड b शुड हैव, हर चीज में लिखूंगा नहीं, बहुत सारी बातें बोलूंगा, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स बनाने की आदत डालिए, नोट्स बनाने की आदत डालिए, नोट्स बनाने की आदत डालिए। हर चीज अगर लिखने बैठूंगा ना तो बहुत टाइम लगेगा, लिखते लिखते आप बोर भी होंगे। तो मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो भी नोट करना है, जो कुछ लिख रहा हूँ वो भी नोट करना है। इस हिसाब से अपने हिसाब से नोट्स तैयार करने हैं कि किन किन चीज़ों का आप भूल सकते हैं, उस हिसाब से आपको नोट्स तैयार करने हैं, ताकि आप पढ़ने पढ़ के कभी भी वो स्टडी हम रिविजन बार बार कर सकें, ठीक है? तो ए एंड बी शुड not have any common factor, ये भी इसकी कंडीशन है। A and B should not have any common factor। इरेज कर रहा हूं इसको, आप लोगों ने तो ये बना ही लिया है, लिख लिया है, चार्ट ड्रॉ कर लिया है। इरेज इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना है। जो बात बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ साथ समझाएंगे भी। इसके साथ जमलिंग मत कर देना, ये जो कुछ लिखा है उसके साथ ये नहीं है। जो मैं लिख रहा हूँ वो अलग है, वो इसका एक्सप्लेनेशन है। ए एंड बी शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। यानी कि मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है 25/15। क्या ये रेशनल नंबर है?
क्या कंडीशन है रेशनल नंबर की? डेफिनेशन क्या है रेशनल नंबर की? ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सके, तो ए अपॉन बी के फॉर्म में ये है ए एंड बी शुड बी इंटीजर्स, ए एंड बी इंटीजर्स हैं, बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 नहीं है, तो क्या रेशनल नंबर नहीं हुआ? क्या ये रेशनल नंबर हुआ? जी नहीं, ये अभी रेशनल नंबर नहीं है। इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो रेशनल नंबर है, लेकिन ये अभी रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर के कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो हमने अभी समझनी शुरू की हैं। कि देखिए ए एंड बी, पहली प्रॉपर्टी, ए एंड बी शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। इसमें कॉमन फैक्टर है। कैसे कॉमन फैक्टर है? यहां हम 25 को लिख सकते हैं क्या? 5 इंटू 5, और ये हम 15 को लिख सकते हैं क्या? 3 इंटू 5। कॉमन फैक्टर हो गया। कहां कॉमन फैक्टर हो गया? ये 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। ए एंड बी में कॉमन फैक्टर अगर है तो हम इस पूरी वैल्यू को रेशनल नंबर नहीं कह सकते। जब हम इसको काट देंगे, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 5 से 5 कट गया, तो अब जो वैल्यू आई 5/3। नाउ दिस इज रेशनल नंबर। तो ये हो गई एक प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की। अब रेशनल नंबर्स की कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, फटाफट लेंगे। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी, एवरी इंटीजर एंड एवरी डेसिमल नंबर इज रेशनल। एवरी डेसिमल नंबर, इंटीजर्स तो हैं रेशनल। ओके, एवरी डेसिमल नंबर, आप बोलेंगे कि जो इररेशनल नंबर्स थे वो भी तो डेसिमल नंबर्स थे, वो डेसिमल नंबर्स नहीं है, उनको डेसिमल नंबर्स नहीं कहते। डेसिमल नंबर्स किनको कहते हैं? कि जिनकी पूरी तरह से वैल्यू कैलकुलेट होती है, चाहे वो सिस्टमैटिक रिपीटिशन के द्वारा कैलकुलेट हो रही हो। ओके, समझ में आ गया? ये पॉइंट कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ओके, फॉर एवरी रेशनल नंबर इट्स नेगेटिव रेशनल नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट। कोई भी रेशनल नंबर होगा तो उसके आगे जब हम माइनस लगा देंगे, यानी कि उसको जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि उसको जब हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नंबर बनेगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 2/5 हमने एक रेशनल नंबर लिया। ओके, रेशनल नंबर के आगे हमने माइनस रख दिया, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नंबर आया क्या आया? -2/5। तो -2/5 भी एक रेशनल नंबर होगा। सिमिलरली हमने इधर रेशनल नंबर माइनस का ले लिया, -7/3 का भी एक नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। उसकी वैल्यू क्या होगी? -7/3 को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस। ओके, तो ये हो जाएगा 7/3 प्लस 7/3, प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है। ओके, ये तो आपको मालूम ही है। प्लस के 7/3 ये नेगेटिव रेशनल नंबर है -7/3 का। 2/5 का नेगेटिव रेशनल नंबर है -2/5, -2/5 का नेगेटिव रेशनल नंबर है 2/5। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, A/B = C/D। ये हमने A, B एंड C एंड D, ये हम क्या लिए हैं? ये वाला A एंड B नहीं है। ये जो A, B था, ये तो हमने रेशनल नंबर को A/B के फॉर्म में हमने उसको एक्सप्रेस किया था। लेकिन यहां जो हमने A, B, C, D ये जो हमने लिए, ये चारों अपने आप में रेशनल नंबर्स हैं। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो रेशनल नंबर्स का रेशियो अगर दूसरे दो रेशनल नंबर्स के रेशियो के इक्वल है, तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A इंटू D = B इंटू C, A इंटू D न्यूमरेटर ऑफ LHS इंटू डिनोमिनेटर ऑफ RHS इक्वल टू डिनोमिनेटर ऑफ LHS इंटू न्यूमरेटर ऑफ RHS। जब ये दोनों इक्वल होंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी A/B = C/D होगा। सिमिलरली लेस देन एंड ग्रेटर देन में भी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही काम करेगा, लागू होगा। इस तरह से A/B will be greater or less than C/D only when A into D is greater or less than B into C। ओके, देखो कुछ लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से भी करते हैं मालूम है? इस तरह से कर देते हैं। कुछ लोग बच्चे गलती कर देते हैं कि देखिए, जैसे कि कोई इस तरह की फिगर है 125, किसी भी सवाल में कहीं पे भी इस तरह की वैल्यू आ सकती है। 125/25 इंटू 36/4, कुछ भी। तो
इसको इससे मल्टीप्लाई करने लगते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करने लगते हैं। तो 125 को 4 से मल्टीप्लाई करने लगते हैं, 25 को 36 से मल्टीप्लाई करने लगते हैं। तो इसमें ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ये रॉन्ग है। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है बीच में। जब बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। तब क्या होता है? तब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि कभी तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करने लगते हैं, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने लगते हैं, और कभी कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने लगते हैं। तो कब क्या होगा ये समझ में नहीं आता। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब करेंगे? जब बीच में कंपैरेटिव साइन होगा। कंपैरिजन वाला साइन कौन कौन से होते हैं? 3 साइन होते हैं कंपैरिजन वाले। एक तो इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। दो नंबर्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो या तो वो एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होता है, या पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा होता है, या पहला नंबर दूसरे नंबर के इक्वल होता है। ये 3 कंपैरेटिव साइन है। ओके, तो तीनों कंपैरेटिव साइन में लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, इन तीनों में ही ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लागू होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो कब करेंगे कब नहीं करेंगे समझ में आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर एनी two rational numbers a and b, a plus b upon 2 is also a rational number which lies exactly between a and b। ये हमने दो रेशनल नंबर्स लिए, ये रहा a, ये रहा b, ये छोटा ये बड़ा, दो रेशनल नंबर्स ले लिए। तो इन दोनों नंबर्स के ठीक बीच में लाई करेगा एक और रेशनल नंबर जिसकी वैल्यू होगी a प्लस बी अपॉन 2। तो ये हमने क्या किया इसमें? ये हमने इसका एवरेज ले लिया, a प्लस बी अपॉन 2। किस तरह से लाई करेगा? ये रहा छोटा a, ये रहा बड़ा b। तो इन दोनों के ठीक बीच में किस तरह से? a इज लेस देन a प्लस बी अपॉन 2 एंड a प्लस बी अपॉन 2 इज लेस देन b। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3 और 5 हमने दो रेशनल नंबर्स लिए। ओके, तो इसके ठीक बीच में क्या हो गया? 3 प्लस 5 अपॉन 2, इसका एवरेज लिया। 3 प्लस 5 अपॉन 2 की वैल्यू क्या हो गई? 3 प्लस 5 8 अपॉन 2 हो गया 4। तो किस तरह से? 3 इज लेस देन 3 प्लस 5 अपॉन 2 एंड 3 प्लस 5 अपॉन 2 इज लेस देन 5। किस तरह से क्या लिख सकते हैं इसको? 3 इज लेस देन 4 इज लेस देन 5। ओके, दैट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को रोकेंगे और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, जरा मजा लेंगे। अभी तक तो क्या है, थ्योरी थी। अगले वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, कुछ सवाल लेंगे, न्यूमेरिकल्स लेंगे। तो जरा जब नंबर से खेलना शुरू करेंगे तो जरा मजा आना शुरू होगा। ओके, तो अभी तो मतलब इसको ये कहते हैं, उसको ये कहते हैं, यही सब था ना इसमें। अरे क्या करूं मैं, इसको ये कहते हैं उसको ये कहते हैं, तो इसको नहीं कहते तो क्या दुनिया का कुछ नुकसान हो जाता? देखिए, जब इसके ऊपर सवाल करने शुरू करेंगे और जगह जगह हर जगह ये चीज आएंगी, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं इसको क्या कहते हैं और उसको क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी था। तो मजा आना शुरू हो जाएगा जब आप नंबर्स के साथ खेलना शुरू करेंगे। तो इस लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। मजा आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए। मैथ्स का स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी बनना है तो, और शेयर भी कीजिए। अकेले स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी नहीं बनेंगे, क्योंकि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है। नेक्स्ट वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 2, इसका चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2, उसके लिए हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।